मेटल ऑक्साइड को कल देखा था, मेटल ऑक्साइड मेथड टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। अब हम आगे चलते हैं। वैसे तो मैंने कहा कि कोई भी मेथड इसको रटने की जरूरत नहीं है, इट कम्स फ्रॉम द बेसिक। तो नेक्स्ट है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। सो द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के बेसिस पर हम इसे कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है जिसको मैं सिर्फ डिराइव करके दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, मैंने बार बार बोल रखा है आपको, ऐसे कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा सबसे पहले ये देख लो, और मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डील करना है। ऐसा नहीं कि जो मेथड मैं बता रहा हूं यहां पे वही मेथड्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग से भी आ सकता है। सो डायरेक्टली मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं क्लोराइड के बेसिस पर, तो क्या आप लोग इसे सॉल्व कर पाते हो, देख लेते हैं हम। सो ये है आपका ये देखिए 63rd क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं 63rd नहीं, चलिए हम लेते हैं 62nd वाला। 74.5 ग्राम of a metallic chloride contains 35.5 gram of chlorine. The equivalent weight of metal is। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं जो फॉर्मूला आपको अभी डिराइव करके दे रहा हूं शायद उससे आएगा भी नहीं, शायद 63rd वाला जो क्वेश्चन आपके सामने वो आएगा फॉर्मूले से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर चीज फॉर्मूले से डिराइव नहीं की जाती, फिर भी मैं वो फॉर्मूले आपके सामने बस रख रहा हूं। तो चलिए कि हम क्लोराइड मेथड देख लेते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने लॉजिक आपको समझाया है, मैं आपको स्क्रीन पर ही बता सकता हूं क्लोराइड मेथड, ये सभी मेथड्स, लेकिन फिर भी देख लेते हैं फास्ट एकदम। तो देखिए अब क्लोराइड मेथड है। वैसे तो फॉर्मूले मैंने बोला कि अलग अलग आएंगे। देखिए तो कोई मेटल होता है, उसको हमको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है और उस मेटल का क्लोराइड फॉर्म होता है। तो जैसे हमने ऑक्सीजन से किया था वैसे क्लोरीन से करते हैं। क्या करते हैं कि इसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ इसको फॉर्म करने के लिए, उससे हम इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, राइट। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप। सबसे पहली बात तो मैं आपको बोल चुका हूं कि अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा E/m इज इक्वल टू E/m। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का इनवर्स है। दोनों का E/m हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये है मेटल, ये है क्लोरीन। सबसे पहले तो ये बात। अब क्लोरीन के लिए क्या कर सकते हैं हम, Cl2 भी लिख सकते हैं और Cl भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किसके बारे में पूछा गया है, राइट। तो मैंने मान लीजिए क्लोरीन Cl2 ले लिया। अब यहां पे मैंने Cl किया है, ओके। तो ये यम, और इसके लिए मैं डैश यूज करता हूं। तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेथड इज मास ऑफ द मेटल अपॉन मास ऑफ द क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन गैस फॉर्म होता है वो दो क्लोराइड, अगर उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो एक क्लोरीन गैस फॉर्म होगा। यानी इसकी वैलेंसी 2 है, मतलब अगर एक क्लोरीन का एटम लेते हो तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेते हो तो ये जब रिएक्शन करेगा तो इससे 2Cl- फॉर्म होंगे। यानी इसका मतलब क्या होता है, आपने वैलेंसी क्या पढ़ी है सिंपल फॉर्म में। अभी तक तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन जो भी आपको वट एवर सिंपल थिंग यू नो अबाउट द वैलेंसी इज दैट कोई स्पीसीज है वो आयन फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, देती है, यानी कितने चार्ज आते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खाती है और Cl- बनाती है, जबकि Cl2 क्या करेगा, दो एटम से, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन खाएगा और Cl-2 बनाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो स्टेबल है, क्यों खाएगा। वो नहीं है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बस देखना है। ये भले ही स्टेबल है इधर देखिए, लेकिन इसने बनाया ना, ये बनाया मतलब रिएक्शन में बनाता है, भले ही ये स्टेबल हो खुद, कोवेलेंट बॉन्ड बना के Cl2 स्टेबल है, लेकिन फिर भी अगर ये रिएक्शन करता है तो ये दोनों मिला के दो इलेक्ट्रॉन खाते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। भले ही एक के ऊपर चार्ज -1 है, लेकिन दोनों के ऊपर मिला के 2 चार्जेस, इसलिए इसकी वैलेंसी 2। सो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलार मास अपॉन वैलेंसी।
तो मोलार मास Cl2 का कितना आएगा, एक क्लोरीन का 35.5 है तो दोनों का मिला के 71 डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम, सॉरी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है 2, सो 71 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि फिर से 35.5, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन m by m dash multiplied by 35.5। सो अब देखिए ये तो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला ये आ गया। ये तो मास ऑफ क्लोरीन अगर दिया है आपको कि कितना मास ऑफ क्लोरीन इसने कंज्यूम किया, इसके बेसिस पर ये हो गया। लेकिन आपको कभी कभी इस क्लोरीन का वॉल्यूम भी देते हैं, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, मैंने बोला है कैसे कर सकते हैं। इसको बस क्या लिखना है आपको, बोलिए, V डैश अपॉन Vm डैश इंटू क्या होता है, मोलार मास डैश, राइट, ऐसे लिखा जाता है। तो ये फिर ठीक है, Em इज इक्वल टू क्या आएगा, m अपॉन m डैश, जिसकी जगह पर मैंने V डैश लिखा और नीचे का Vm डैश ऊपर चला गया, और ये मोलार मास डैश, डैश का मतलब है वो क्लोरीन का है, और मल्टीप्लाइड बाय ये 35.5। ठीक है, चीजें आपको समझ रही है। फाइनली मोलार मास अगर एसटीपी दिया है तो मोलार वॉल्यूम कितना होता है गैस का, 22.4, यूजुअली हम वही पकड़ते हैं। सो मास ऑफ द मेटल कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय मोलार वॉल्यूम दैट इज 22.4 divided by V dash the volume of the chlorine that is consumed in the reaction, molar mass of the chlorine is 71 multiplied by 35.5। तो आपका अगर देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35.5 multiplied by 2, राइट, या फिर इससे इसको काटोगे तो ये 2 आएगा और इससे इसको काटोगे तो 11.2 आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाता है। फाइनली इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास इनटू 11.2 डिवाइडेड बाय V डैश, राइट, इस तरीके से आंसर आ गया। अब ये तो है इसके वॉल्यूम पर, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा वो क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन था ही नहीं। उस क्वेश्चन में क्या है देख लेते एक बार। उस क्वेश्चन में एक्चुअली परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन अ कंपाउंड दिया है। एक मेटल क्लोराइड है, उसमें मास दिया है, परसेंटेज भी नहीं दिया है, तो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार ये जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि भाई एक मेटल क्लोराइड है 74.5 ग्राम उसका मास है, तो उसमें 35.5 ग्राम क्लोरीन है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है। फॉर्मूला तो सर ने ये बताया, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो क्या करें। देखिए बेसिक कई फॉर्मूले आपको डिराइव कर दिए जाते हैं टू स्टार्ट योर लॉजिक। जो भी डेरिवेशंस आपको दिए जाते हैं मैथमेटिक्स में भी देखो आप, जो डेरिवेशंस दिए जाते हैं ऐसा नहीं होता, जो ज्योमेट्री आपने की थी 10th क्लास में, डायरेक्टली उन थ्योरम्स के ऊपर नहीं रहता सब कुछ, राइट। थ्योरम का प्रूफ दिया जाता है आपकी रीजनिंग को इनिशिएट करने के लिए। अब उसके बेसिस पर प्रूव करो, सिमिलर ट्रायंगल के अलग अलग कंसेप्ट्स यूज करो आप। तो सॉल्ड एग्जांपल कुछ करके दिए जाते हैं ना, वही ये जो मेथड्स मैं बता रहा हूं बस एक सॉल्ड एग्जांपल की तरह देखो आप, लेकिन उसके बेसिस पर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और तब आपको बेसिक से ही थिंक करना पड़ेगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक मेटल क्लोराइड है, कोई भी मान लो, मुझे पता नहीं इसकी वैलेंसी क्या है, इसके अंदर जो पूरा मेटल क्लोराइड है इसका मास कितना दिया है 74.5। The 74.5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड कंटेन्स 35 इसमें जो क्लोरीन है इसका मास कितना है 35.5 ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब अगर अभी आपको जो फॉर्मूला दिया था उसमें तो वॉल्यूम है कुछ ऐसा है m अपॉन V डैश इंटू 35 सॉरी 11.2। अब ये तो दिया ही नहीं वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना यूज किया है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब आपको बेसिक से जाना होगा, सिंपल सी बात है। क्या है बेसिक, कि ये एक कंपाउंड है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन होना चाहिए इसमें। सही बात है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन होना चाहिए। ये बात तो सिंपल है।
सबसे पहले मुझे बताओ कि पिछले वाला फॉर्मूला जो मैंने डिराइव करके दिया वो आपको समझ में आया क्या? जो भी डेरिवेशन मैंने आपको करके दिया मेटल क्लोराइड मेथड का, वो समझ में आया? यस और नो? राइट। अब चलिए, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से नहीं किया जा सकता। क्या ये भी आपको समझ रहा है? एक बार बोल दो मुझे, क्या ये भी आपको समझ रहा है कि ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले से नहीं किया जा सकता? राइट। अब सिंपल सी बात है, आपको देखना होगा कि क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन, ये तो सेम होनी चाहिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैंने बोला था कोई भी कंपाउंड हो। अब मेटल क्लोराइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ MX Cl, लेकिन मुझे पता है कि क्लोरीन, ये देखिए मेटल और क्लोरीन, इसकी तो वैलेंसी हमेशा 1 होती है, क्लोरीन की पता ही है मुझे, इसकी वैलेंसी कुछ तो x होगी। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या बनेगा, MClX। इसलिए मैं m को यहाँ पे कुछ y वगैरह नहीं लगाता, क्योंकि मुझे फिक्स पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसलिए मैंने लिख दिया MClX। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो सेम है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए अब क्लोरीन के मॉलिक्यूल X है। अब आपको पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी होता है। अब सोचना पड़ेगा, कुछ भी सोचते रहो, वैलेंसी 1 है, इसका मतलब क्लोरीन के जितने मोल है उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। चलिए, अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमको, तो क्या कर सकते हैं, क्लोरीन का मास दिया है, इसका मतलब क्लोरीन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम निकाल सकते हैं। राइट, सही है ना? देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है भैया, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लोरीन का ऐसा नहीं कि एक ही मोल लो, क्लोरीन MClX का एक ही मोल लेना है ऐसे नहीं, MClX का पूरा ढेर ले लो आप, कितना भी बड़ा, ऐसा पूरा, दिस इज द हिप ऑफ द MClX, कितनी भी बड़ी ले लो, हजारों मोल ले लो, लेकिन उसमें मेटल के इक्विवेलेंट जितने होंगे उतने ही क्लोरीन के इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में जो लागू होता है वो उसके कितने भी अमाउंट के लिए लागू होता है, कितना भी बड़ा ढेर हो उसका। राइट, एक मॉलिक्यूल में अगर दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है तो उसका कितना भी अमाउंट लो, उसका आप 74.5 ग्राम लो, उसके 1000 ग्राम लो, उसके लाख ग्राम लो, उसके करोड़ों ग्राम लो, लेकिन दोनों के इक्विवेलेंट सेम ही रहेंगे, क्लोरीन और मेटल के। क्योंकि मैंने बताया था कोई भी कंपाउंड हो उसमें इसके इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इस टोटल के इक्विवेलेंट होते हैं। सो मास ऑफ द मेटल हमको पता नहीं, लेकिन ये टोटल मेटल क्लोराइड का मास है। तो सिंपल सी बात है कि भैया यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको ठीक से लिखना होगा। देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 74.5 माइनस 35.5। क्यों? क्योंकि MClX में क्लोरीन का इतना मास है, टोटल मास इतना है, तो मेटल का कितना होगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो इससे इसको माइनस करने के बाद कितना आता है, चलिए 0 9 7 में से 4 गए, कितना हो गया भैया 39। सो मास ऑफ द मेटल इज 39 ग्राम। तो अब बट वी नो दैट इन MClX ये जो कंपाउंड है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। अब मुझे इक्विवेलेंट वेट ठीक है निकालना है, इसलिए मैं इसका इनवर्स लेता हूं, जैसे मैंने डेरिवेशन में भी किया था, या फिर ऐसे भी लिख देता हूं, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको मैं डैश डैश लिख देता हूं। अब इसको उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, इसलिए अब उल्टा तो करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा इनवर्स लगाता था, ऐसे इनवर्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उसमें। तो इसको उल्टा करने के बाद E/m इज इक्वल टू E/m, बस इसको डैश लगाएंगे क्योंकि वो क्लोरीन है, ये मेटल है, इतना याद रखना है, दिस इज मेटल and this is for chlorine. So equivalent weight of the metal is
मास ऑफ मेटल m डैश इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। मास ऑफ मेटल है आपका 39, m डैश यानी कि मास ऑफ क्लोरीन उसमें है 35.5, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन क्या है भाई, वो तो 35.5 है, हमने देखा ही था। सो ये और ये कैंसिल हो गया। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज दिस 39 ग्राम। हो गया काम आपका। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया क्या? यस और नो? किस तरीके से किया मैंने? राइट। बस याद रखना है मैं क्या क्या कर रहा हूं। राइट। मैंने बोला था कि कोई फॉर्मूले से हर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ऐसा आपका दिमाग बनाते हो कि भाई हर चीज के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो गलत है। कोई जरूरत भी नहीं है, बेसिक से जाओ। बेसिक से कई चीजें आती है, कई चीजें फॉर्मूले से भी आती है। तो ऐसा मन नहीं बनाना है कि हर चीज फॉर्मूले से आनी है, बेसिक से जाओ आएगा। राइट। जो फॉर्मूले डिराइव करके दे रहा हूं वो बस समझने के लिए कि क्या होता है इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट। हर फॉर्मूले को डिराइव करते वक्त थोड़ा डीप डीप होता जाएगा आपका। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलो इसे लिख लो, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड को। ओ, पहले आपको वो लिखना था पीछे वाला डेरिवेशन, इसके बाद आपको ये लिखना है क्या, ये वाला क्वेश्चन 62nd क्वेश्चन जो कि मैंने पढ़ाया, इसको लिख लो। ये क्वेश्चन होने के बाद हो गया ये क्वेश्चन। अब इसको लिखो, इसका आंसर लिख दो। यहां पे जो दिख रहा है ये आंसर लिख दो आप उस क्वेश्चन का। तो आगे चलते हैं। देखो अभी नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है कि क्या होता है। कोई एसिड है, उसके साथ बेस रिएक्ट होता है, साल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। यानी कि मान लो H2SO4 है एसिड, बेस है NaOH, तो Na2SO4 और वाटर। अब इसको बैलेंस अगर करोगे आप तो ये 2 लगेंगे और वाटर भी 2 फॉर्म होंगे। लेकिन ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं, राइट। उसमें से ये न्यूट्रलाइजेशन मेथड है। अब न्यूट्रलाइजेशन मेथड, इसके पहले हमने देखी मेटल क्लोराइड मेथड, अब ये है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, एसिड से H+ आता है और बेस से OH- आता है, और आपका साल्ट तो फॉर्म होगा लेकिन ये OH और ये H ये एक्चुअली बन के मिलके बनाते हैं वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए इस एसिड ने जितने H+ दिए हैं उतने OH- इसने देने चाहिए, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो अब होता यह है, अब ध्यान दो, H2SO4 के लिए 2 NaOH लगे। आप अगर देखोगे, अगर आपके पास HCl है तो वो एक ही H+ देगा, लेकिन H2SO4 है तो वो तो देगा 2 H+, क्योंकि इसके पास 2 H+ है। एक्चुअली ये पानी में डालने के बाद टूटता है H+ और Cl- में, और ये टूटता है SO4 2- में। अब ये 2 H+ दे रहा है, और जो आपका NaOH है उसके पास तो एक ही OH है एक के पास। तो सिंपल सी बात है, इसके एक को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक NaOH काफी है, लेकिन इसके एक को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 2 NaOH लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एक के पास ही 2 H+ है, इसके एक के पास एक ही है, इसलिए इसको 2 NaOH लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो जिसके 1 मोल के पास 2 मोल OH है, तो आपको ये 2 लेने की जरूरत नहीं है। इसके एक को इसका ही एक न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब हमको न्यूट्रलाइज करना है
तो एसिड और बेस के मोल को इक्वल नहीं करना होता, क्योंकि कभी एसिड का 1 मोल लगता है तो बेस के 2 मोल लगते हैं। तो कभी उल्टा भी हो सकता है, अगर आप इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो सिंपल सी बात है, इसके एक से एक ही H प्लस आ रहा है, लेकिन इसके एक से 2 OH आ रहे हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 HCl लेने पड़ेंगे। मतलब मेरी बात यही है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए मेन क्या है, H प्लस के जो मोल्स है, H प्लस के जितने मोल्स है उतने ही OH माइनस के मोल्स होने चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया जो मैं बता रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एसिड और बेस के मोल इक्वल होना जरूरी है या H प्लस और OH माइनस के? एसिड बेस इंपॉर्टेंट है या HOH? बोलो क्या इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन के लिए? अरे बोलो, एसिड बेस के मोल इक्वल रहते हैं या नहीं रहते? एसिड बेस के मोल्स इक्वल रहते हैं या नहीं रहते? यस और नो? नो, एसिड बेस के मोल्स इक्वल रहने की जरूरत नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन क्या इक्वल रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए आपका H प्लस और OH माइनस। तो मैं कुछ न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन लिख देता हूं, HCl प्लस NaOH, आगे जो फॉर्म होगा छोड़ दो, HCl प्लस CaOH ट्वाइस, इसको मैंने ये ट्वाइस, इसमें 2 OH है इसलिए HCl के 2 लेने पड़े मुझे मोल्स। H2SO4 लोगे तो NaOH अकेला नहीं उसको न्यूट्रलाइज कर सकता, उसके ट्वाइस मोल लेने होंगे, इसके जितने भी लो इसके ट्वाइस, अगर इसके 4 लेते हो तो इसके 8 लेने पड़ेंगे। उसके बाद अगर H2SO4 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स एसिड और बेस के इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखते हैं हम, उसका क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। अगर आप देखोगे तो इसकी वैलेंसी 1 है, समझ रहा है ना, इसकी बेसिसिटी जो होती है वही वैलेंसी होती है। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने, नीचे लिख रहा हूं मैं, 1 इंटू 1 दैट इज 1, क्योंकि मोल एक ही है, नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी तो 1, इसके नंबर ऑफ मोल 1, इसकी वैलेंसी 1, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी 1। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल इसके 2 है, इसकी वैलेंसी 1 ही है, इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 है। इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 है। इसके नंबर ऑफ मोल एक ही है इस रिएक्शन में, लेकिन नंबर ऑफ इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 है, लेकिन वैलेंसी 1 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 आ रहे, 1 इंटू 2 2 2। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ मोल भले ही सेम हो या ना हो न्यूट्रलाइजेशन में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड और बेस के सेम होते हैं या नहीं होते कंपल्सरीली? बोलो यस और नो। नंबर ऑफ मोल्स सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलो इक्वल होते ही है कंपल्सरीली या नहीं होते? कम ऑन, इन न्यूट्रलाइजेशन number of equivalents must be same for acid and base. yes, number of moles सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होनी चाहिए। सो इन न्यूट्रलाइजेशन एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। अब आप ये बोल सकते हो अरे भैया H प्लस तो एसिड से ही आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर एसिड से आते हैं तो नंबर ऑफ H प्लस के मोल सेम है, तो एसिड के भी मोल सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे H प्लस और OH माइनस सेम है, लेकिन एसिड और बेस सेम नहीं है, क्योंकि इसके एक से 2 एसिड निकल रहे भैया, मतलब इसके एक से 2 H प्लस निकल रहे। एसिड मतलब ये पूरा, और उसके अंदर रहते ही H प्लस, तो H प्लस के मोल सेम है, इसका मतलब एसिड के मोल सेम नहीं रहते एसिड बेस के। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उससे हम ये भी निकालते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस सेम, और एसिड और बेस के मोल सेम नहीं, इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए, इक्विवेलेंट्स। अब आप अगर देखोगे तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो H प्लस की वैलेंसी अगर 1 है तो उसके जितने मोल होंगे इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर H प्लस एंड OH माइनस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। देखो ये समझ में आया क्या? H प्लस और OH माइनस के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, यस और नो? H प्लस और OH माइनस के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, बोलो। H प्लस और OH माइनस के लिए। लेकिन एसिड के लिए ऐसा हर बार होगा ऐसी नहीं है, क्योंकि एसिड की वैलेंसी अलग अलग रहती है। H2SO4 की 2 है, HCl की 1 है। लेकिन इनकी वैलेंसी एक ही है, इसलिए मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस, क्योंकि उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब मोल ही होता है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इससे हमको एक ही बात याद रखनी है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये चीज जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी है। क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, काम खत्म, राइट? तो अब आगे चलेंगे हम। आगे कैसे चलेंगे? आगे देखेंगे कि इससे हम क्या करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन में, क्या मेथड हम यूज करने वाले हैं, राइट? अब आपको और एक पता होना चाहिए, जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस में ये होता है एक सॉल्वेंट और उसके अंदर होता है सोल्यूट। ये सोल्यूट साल्ट हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन, हम बोलते हैं ना कभी कभी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए अलग अलग चीजें हैं हमारे पास, अलग अलग यूनिट्स है। उसमें से एक आपने 9th या 10th क्लास में देखा है, उसे कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी। और आपने वो भी देखा है, मोलैरिटी है उसको मैं यम नहीं लिखता, क्योंकि इसके लिए मैंने मोलार मास को ले रखा है, तो मैं मोलैरिटी के लिए ऐसा यम लिखता हूं। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन दिस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द होल सॉल्यूशन, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो वैसे और एक चीज होती है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। देखिए सिंपल सी बात है, इसके बारे में और आगे है आपको, लेकिन अब के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूं। नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, जैसे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है, वैसे इधर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रहते। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, इधर मैं इसको लाऊं अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम है। वैलेंसी नहीं है ये, वॉल्यूम है बेटे, वॉल्यूम। वैलेंसी के लिए ऐसा भी रहता है। सो दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। यहां तक भी बात क्लियर है, राइट? तो अब इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक तो ये नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी फॉर्मूला हो गया। नंबर इक्विवेलेंट का और एक दूसरा फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी हमको पता है, दैट इज मास। इसको हम वेट भी कह सकते हैं, वेट भी कहीं पर कहते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये भी तो फॉर्मूला होता है, राइट? होता है ना ये भी फॉर्मूला। तो अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, अगर मान लीजिए यहां पे किसका निकाला, एसिड का, अगर आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कोई एक एसिड दिया है आपको इसमें और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, लैबोरेटरी में जो आपको पता है वो बेस लेना होगा और इस बेस के अंदर इस एसिड को डालना होगा। बेस के अंदर एसिड को धीरे धीरे डालते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन ज्यादा है, इसमें H प्लस ज्यादा है, इसमें OH माइनस ज्यादा है, पता नहीं है, इसकी वैलेंसी भी पता नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं। तो ऐसा नहीं कि लिए और डाल दिए पूरा, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 डालना होता है। मतलब आपको क्या करना होता है, ऐसा कोनिकल फ्लास्क है, मान लो इसमें आपने बेस ले लिया, आपको ऊपर से ऐसा एक पूरा का पूरा ऐसा एक ट्यूब के टाइप का होता है कुछ ऐसा,
इसको यहाँ पे कॉक होता है, कॉक का मतलब इसको आप खोल सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, और इसके अंदर भरा होता है आपका एसिड, या फिर उल्टा भी होता है, एसिड नीचे बेस ऊपर। इस चीज को कहते हैं ब्यूरेट, छोड़ दो इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी ब्यूरेट कहते हैं इसको। और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डाला जाता है। अब जैसे एसिड ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ऊपर से H+ गिर रहा है, और नीचे तो बेस है, मतलब ऑलरेडी OH- है। मान लीजिए इसमें 100 OH- है, तो पहले ड्रॉप से 2 H+ गिरे, मान लीजिए, मैं बोल रहा हूं पहले ड्रॉप से करोड़ों H+ गिरते हैं, लेकिन मान लीजिए 2, 3, 4 न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ। न्यूट्रलाइजेशन तब होगा जब ऊपर से H+ कितने गिरेंगे, इसमें कितने गिरनी चाहिए, बोलो एक बार मुझे चैट करके। न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जब ऊपर से कितने OH- गिरने चाहिए भाई, कम ऑन, यस एनीबॉडी, यस, और अनिकेत, और कोई, ऊपर से कितने H+ गिरने चाहिए तब जाके न्यूट्रलाइजेशन होगा। अरे और कोई बताओ प्लीज, पार्टिसिपेट किया करो, ऐसे नहीं, पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्वल टू OH, मतलब इस केस में कितने बोलो मुझे, इक्वल टू OH, बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला यहाँ पे OH 100 है, तो ऊपर से कितने H+ गिरने चाहिए, राइट। तो हमको तो पता नहीं है ना, तो अब क्या है कि ऊपर से 100 H+ जब गिरेंगे तब ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस। लेकिन अब हमको तो ऐसे थोड़ी दिखता है कि ऐसा घुमाया, अरे चलो 2 गिरे, अरे चलो 10 गिरे, ये तो दिखता नहीं है। तो दिखेगा कैसे, समझेगा कैसे कि ऊपर से 100 ही गिरे। तो समझने के लिए इस बेस के अंदर पहले से ही एक चीज डाली होती है, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ये इंडिकेटर वो चीज होती है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी है एसिड बेसिस में। ये इंडिकेटर जो होता है वो क्या करता है, जब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब ऊपर से 100 H+ गिरेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन होने पर ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। मतलब जैसे कि फिनॉल्फथैलीन नाम का एक इंडिकेटर है, जो कि इसके अंदर डालोगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो एक्चुअली एसिड में डालते हैं, मतलब ऊपर बेस रहता है नीचे एसिड, और जैसे ही आपने ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट यहाँ पे अचीव कर लिया, वो खुद का कलर पिंक कर लेता है और हमको समझ जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो ये इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करता है कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया। और ये जो चीज की हमने इस तरीके से ऊपर से ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला नीचे टू न्यूट्रलाइज दिस बेस, इस चीज को बोलते हैं टाइट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। अब इसके बारे में डिटेल में हमको केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में देखना है, लेकिन अभी ये न्यूट्रलाइजेशन मेथड में थोड़ा थोड़ा लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ऊपर से एसिड गिरा, नीचे बेस है, इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। अब ये एसिड अननोन है, इसका हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और ये जो बेस है वो नोन है, या उल्टा भी हो सकता है, अगर ये अननोन है और ये नोन है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक नोन होना चाहिए। नोन है इसका मतलब इसकी वैलेंसी पता है, इसकी नॉर्मेलिटी पता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, सब कुछ पता है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ये मेथड अब हम देखेंगे। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट वेट। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के 2 फॉर्मूला थे, एक है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और एक तो पुराना वाला हमारा है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट एक्चुअली कुछ नहीं है, मास है, केमिस्ट्री में वेट को ही मास कहा जाता है। अब जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, फॉर न्यूट्रलाइजेशन वी नो फॉर श्योर दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड को मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ एसिड यूज्ड, क्योंकि वेट तो मेरे पास है एसिड का वेट, राइट, वेट ऑफ एसिड यूज्ड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, राइट। ये फॉर्मूला यूज किया मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए, एसिड के लिए, और बेस के लिए मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया। क्यों किया, क्योंकि उसकी नॉर्मेलिटी पता है, बेस नोन है मेरे पास। उल्टा भी हो सकता है, अगर ये नोन है ये अननोन है, तो ये नोन है पूरा, इसकी नॉर्मेलिटी पता है, तो आप
इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अभी तो हमें ये अननोन है, ये नोन है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस यूज करूंगा। इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अपॉन वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बेस। तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू वेट ऑफ एसिड, ये ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा, अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। अगर आपको जो अननोन एसिड है उसका वेट कितना लिया है पता है आपको, मतलब आपने जो अननोन एसिड था उसको जब पानी में डाला उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, टाइट्रेशन करने के लिए, आपको तो पता होगा ना उसका वेट कितना लिया था, तो वो वेट पता होता है। बेस तो नोन है इसलिए उसकी नॉर्मेलिटी और वैलेंसी पता है, सॉरी वॉल्यूम पता है, उसकी नॉर्मेलिटी भी पता है क्योंकि उसका सब कुछ पता है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। बहुत ही सिंपल है, बस इसकी थियरी बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि ये अभी तक आपको हुआ नहीं था। तो क्या ये आपको समझ में आया, ये वाला भी मेथड? ये वाला मेथड क्या आपको समझ में आया? यस। तो चलिए इसको लिख लो, न्यूट्रलाइजेशन मेथड आपके सामने स्क्रीन जो दिख रही है